नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में, हमारा अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने इंटरनेट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ा था, जहां हमने इंटरनेट के इंट्रोडक्शन पर बात की थी और कुछ प्रोटोकॉल्स डिस्कस करे थे। आज की हमारी क्लास उसी की कंटिन्यू क्लास होने वाली है। हम पिछली क्लास में इंटरनेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें देख चुके थे, है ना। हम इंटरनेट देख चुके थे। इसके अलावा मैंने आपको ये सब सारी की सारी चीज़ें, इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, इसके अलावा हमने सारी टाइमलाइन देखी, डेफिनेशन देखी, पैकेट स्विचिंग के बारे में देखा, इंटरनेट का ओरिजिन कैसे हुआ, है ना, टाइप्स क्या है इंटरनेट के, और ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई थी और हम लगभग यहाँ तक चीज़ें देख चुके थे। आज की क्लास इस कंप्यूटर के इंटरनेट की पार्ट 2 वाली क्लास है, जिसमें हम पिछली क्लास के आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आज की इस क्लास में हमारा ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए। इसके अलावा दोस्तों, अब लगभग हमारे ऑलमोस्ट 80% टॉपिक कवर हो चुके हैं और कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे और उसके बाद सीधे MCQ पर आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें और बात करें कि भाई प्रोटोकॉल क्या होता है, तो हमने बात की थी कि यार इंटरनेट पर अगर हमें कोई भी काम करना है, कोई भी काम अगर इंटरनेट पर करना है तो उसके एक निश्चित रूल्स होने चाहिए, और वही सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल कहलाते हैं। मतलब प्रोटोकॉल का मतलब होता है ऐसे नियम जिस पर इंटरनेट काम करता है, और ये नियम बहुत सारे हो सकते हैं। हर काम का अपना एक अलग नियम हो सकता है। जैसे TCP/IP। TCP/IP क्या है दोस्तों? TCP/IP होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब अगर आपको कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना है तो आप TCP/IP का उपयोग करते हैं इंटरनेट के अंतर्गत। ये हम देख चुके थे। ठीक है। दूसरा है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। अगला है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसे लिखते समय प्रोटोकॉल लगता है। अगला है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को ट्रांसफर करने के काम आता है। चलिए, अब आगे की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा प्रोटोकॉल है वो है UDP। यूडीपी क्या होता है दोस्तों? यूडीपी का मतलब है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दोस्तों, यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि जब भी आप लाइव टीवी देखते हैं तो लाइव टीवी में आप जहां तक देख रहे होते हैं उसके आगे तक का डेटा आकर स्टोर हो जाता है, और ये होता है यूडीपी के द्वारा। मतलब अगर आप लाइव मैच देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, कल को लाइव क्लास देखेंगे, बहुत जल्द हम लाइव क्लास लेके आएंगे, जब आप वो देखोगे तो हम किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे? यूडीपी का इस्तेमाल करेंगे, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का। याद रखिएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल को भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रूल्स का समुच्चय है, सेट्स ऑफ रूल है, प्रोटोकॉल है। अगला है MIME। MIME मतलब मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये विभिन्न प्रकार की फाइल्स को जब जब हमें मेल में भेजना होता है तो हम MIME का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है। POP का मतलब क्या था? चलिए एक बार और करते हैं रिवीजन इसका। IMAP। IMAP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट, आई मतलब इंटरनेट, एम मतलब मैसेज, ए मतलब एक्सेस, पी मतलब प्रोटोकॉल। IMAP। ये ईमेल पर जो भी हम सर्वर पर, ईमेल के सर्वर पर जो भी चीजें स्टोर कर लेते हैं उसको भेजने के लिए IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग हम करते हैं। 4 प्रोटोकॉल हमने और देख लिए। पहला है यूडीपी। यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये लाइव टीवी में काम आता है। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये मेल भेजने के काम आता है। MIME, मल्टी पर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये मेल में काम आने वाले प्रोटोकॉल हैं दोनों। और अगला है IMAP, मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। 4 प्रोटोकॉल और देख लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये एक और आपसे बड़ी जरूरी बात मुझे करनी है। देखिए यार, ये जो डिजिटल सेटअप हमने बनाया है, ये हमने इसलिए बनाया है ताकि हम समय बचा सकें और पढ़ाई को बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कर सकें। आप समझ जाइए, इतना अफोर्डेबल जितना कि लगभग कोई नहीं कर पा रहा है, हम उतना अफोर्डेबल करना चाहते हैं और बड़ी शिद्दत से, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन के साथ मैंने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। ऑफलाइन सेवाएं देते रहेंगे पर ऑनलाइन का मजा कुछ अलग रहेगा। यहाँ पर एडवांस वर्जन आएंगे, यहाँ पर प्रो वर्जन आएंगे, यहाँ पर मैं अपना 110% दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं ही हूँ। मुझे दूसरों की आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करनी है, मुझे दूसरों की क्राइसिस के साथ एडजस्ट नहीं करना है।
यहाँ मैं अपनी सुविधा के साथ आपको चीज़ें पढ़ा सकता हूँ। बस आपसे मुझे इतना सहयोग चाहिए कि अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, आपको वाक़ई लग रहा है कि आपके पैसे भी बच रहे हैं, समय भी बच रहा है, एफर्ट्स भी कम हो रही है, तो प्लीज़, प्लीज़ इसका थोड़ा-सा प्रमोशन करने में मेरी मदद कीजिए। अपने आस-पास के लोगों तक ये बातें फैलाइए, थोड़ा-सा बताइए, ताकि हम एक बेहतर, बड़ी बिलीवर कम्युनिटी बना सकें। जितनी बड़ी कम्युनिटी बनेगी, पढ़ाई को अफोर्डेबल करना मेरे लिए बहुत आसान होगा, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं देखो प्राइस तो आ ही जाता है। हम जितने बड़े लेवल पर इस चीज़ को ले जा पाएँगे, हम उतना अफोर्डेबल कर पाएँगे इस चीज़ को। बस इतनी सी बात थी। बाकी पीडीएफ जो है भाई इसकी मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में कोर्स के साथ भी है और इसके साथ-साथ आप फ्री पीडीएफ करके एप्लीकेशन में एक ऑप्शन है, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं इसकी पीडीएफ। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। लेकिन जब भी पीडीएफ डाउनलोड करें थोड़ा-सा समय दें, क्योंकि पीडीएफ को लोड होने में समय लगता है, क्योंकि मैं अच्छी क्वालिटी में आपको पीडीएफ वहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो थोड़ा 5-10 मिनट फ़ोन को छोड़ दें, वो लोड हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में एक 3 डॉट आएँगे, उसको टच करना, उसमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट कर लेना, पीडीएफ आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। ठीक है? A4 साइज में है, आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, आप उसे पढ़ भी सकते हैं, वो एकदम आपकी है, आप उसे यूज करें। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इतनी बात करनी थी आपसे। चलें भाई आगे की बात करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं दोस्तों। अगला जो प्रोटोकॉल है वो है एसएमटीपी। एसएमटीपी मतलब एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों ये भी मेल भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला क्या है, प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगला है दोस्तों यूएसएसडी। यूएसएसडी है ना, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। थोड़ा ध्यान देना, जैसे यहां एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या था, ये लिखा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वैसे ही यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। दोस्तों ये मोबाइल नेटवर्क पे हम जो टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं ना, जो एसएमएस आप भेजते हो, इस टेक्स्ट मैसेज को या एसएमएस को भेजने के लिए हम यूएसएसडी का ही इस्तेमाल करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा का इस्तेमाल हम करते हैं। अगला है दोस्तों एस एन एम पी। मतलब सिंपल, एस मतलब हो गया आपका क्या, सिंपल, एन मतलब हो गया नेटवर्क, एम मतलब हो गया मैनेजमेंट, पी मतलब हो गया प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और दोस्तों ये नेटवर्क को सही तरीके से मैनेज करने के लिए, नेटवर्क में जितनी भी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं उन्हें कनेक्शन में बनाए रखने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अगला जो प्रोटोकॉल है वो कहलाता है आईसीएमपी। आईसीएमपी का क्या मतलब है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क में जो भी एरर्स आ जाती है ना कई बार, उसका पता लगाने के लिए हम इस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों प्रोटोकॉल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रोटोकॉल है या नहीं है, फर्स्ट। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या है। थर्ड आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इस प्रोटोकॉल के क्या उपयोग है। तो आपके बहुत अलग अलग डायमेंशन के क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो एसएमटीपी का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यूएसएसडी का मतलब है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। एसएनएमपी का मतलब है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और आईसीएमपी का मतलब है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ओहो, पिछली 2 क्लासेस से यही हो रहा है, हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं और लाइट चली जाती है। ओके, और ये सब चीजें भाई आमतौर पर हमें देखने को मिल ही जाती है। जब तक डेटा रिस्टोर हो रहा है तब तक कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्तों बहुत जल्द अगर आपने कंप्लीट साइंस का कोर्स लिया है और आप कंप्लीट साइंस के अंदर अगर कंप्यूटर आप देख रहे हैं, तो फिर बहुत जल्द वहां पर बायोलॉजी की क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं। और अगर आप केवल कंप्यूटर का कोर्स लेकर इस क्लासेस को देख रहे हैं, तो आपको एक और मौका मिलेगा बायोलॉजी सहित बाकी सभी साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने का, मिलेगा कंप्लीट साइंस में। हालांकि मैं
कंप्लीट बायोलॉजी का अलग से कोर्स भी ला दूंगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको साइंस में बहुत बेहतर कमांड बनानी तो एक बार कंप्लीट साइंस का कोर्स जरूर लेकर देखो। बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है। उसमें मैं आपको कंप्यूटर तो करवा ही रहा हूँ, इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी तमाम चीज़ें करवाने वाला हूँ। एमसीक्यू भी होंगे, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा बहुत जल्द हम सितंबर में जीएस का भी बैच लेकर आएंगे, और उससे बड़ी बात, सितंबर में हम लेकर आ रहे हैं एमपीपीएससी का एक बहुत ही अल्टीमेट ऑफर। ऐसा ऑफर कि आपने कभी सुना नहीं होगा, और ऐसा ऑफर, ऐसी पढ़ाई जो कि ये कह लो कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम करवाएंगे वैसा कोई करवाता भी नहीं। ठीक है, लगातार कई सालों से ऑफलाइन काम करते हुए जितना भी एक्सपीरियंस लिया है ना, वो सारा का सारा इस ऑनलाइन बैच में हम डालने वाले हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। मतलब आप लगभग लगभग अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको जो ऑफलाइन में फीस लग रही है ना, उससे लगभग 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 नहीं, वो हम बात करेंगे 5 सितंबर को, टीचर्स डे के दिन। वो धमाका करेंगे टीचर्स डे के दिन। वेट, चलिए लोड हो रही है जब तक फाइल, अब मैं पॉज कर देता हूं, आपका समय खराब नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब सेटअप हो चुका है और हम आगे की बात करते हैं। इंटरनेट के टॉपिक में अब हम प्रोटोकॉल के बाद आगे की बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। दोस्तों देखिए, इंटरनेट पर जो भी चीज़ें आप उपयोग करते हैं, जितनी भी चीज़ें, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, या कोई भी इंटरनेट का एड्रेस हो, ये हमेशा बाइनरी कोडिंग पर सेव होता है। और बाइनरी कोडिंग को याद रखना हम ह्यूमंस के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। अगर एक वेबसाइट हो तो भी हम याद कर लें, लेकिन मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल डेटाज हैं, तो इसे आसान बनाने के लिए और इंटरनेट को ये कह लो आप कि बहुत ही यूज टू बनाने के लिए हमने एक तरीका विकसित किया, और ये तरीका कहलाता है डोमेन नेम सिस्टम। इसे आप ऐसे समझिए, बिल्कुल जिस तरह भाई आपकी जो गाड़ी है, ठीक है, अब आपकी गाड़ी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपकी गाड़ी का एक मॉडल नंबर है, लेकिन हम तो उसे मॉडल नंबर के नाम से नहीं जानते, हम तो उसे नाम नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए भाई, हमने एक स्प्लेंडर खरीद ली, आपने भी और मैंने भी, तो हम दोनों की स्प्लेंडर को हम स्प्लेंडर ही कहेंगे, लेकिन आपकी गाड़ी का जो मॉडल नंबर है वो अलग रहेगा और मेरी गाड़ी का मॉडल नंबर जो है वो अलग रहेगा। ठीक है, ताकि भाई मॉडल नंबर हम कैसे याद रख सकते हैं, बहुत सारे डिजिट हो सकते हैं उसमें, तो उसे याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने उसका नाम दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही इंटरनेट पर जो चीजें होती है ना दोस्तों, वो एक डिजिट पे होती है। जैसे एक डिजिट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 192.101.002.135, ये एक नंबर लिखा है। अब मैं आपको कहूँ कि भाई ये एक वेबसाइट है, तो इसको याद रखना आपके लिए कितना मुश्किल है। और चलिए, याद आपने रख लिया, पर इसमें एरर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी 100 वेबसाइट्स ऐसे हम याद नहीं रख सकते। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप भाई मोबाइल नंबर को सेव कर लेते हैं अपनी फ़ोन बुक में और उसे एक नाम दे देते हैं। अब आपने मान लीजिए मुझे फ़ोन लगाया, राम सर को फ़ोन लगाया, तो आप जाएंगे अपने फ़ोन में और राम सर क्लिक करेंगे, लेकिन फ़ोन को थोड़ी ना पता है कि वो राम सर है या श्याम सर है। वो तो भाई वही नंबर यूज़ करेगा जो नंबर वहाँ पर फीड किया गया है। तो समझ पा रहे हैं आप? जैसे हमें, एक सेकंड दोस्तों, चलिए, तो जिस तरह भाई ये पिछली 2 क्लासेस में इतना डिस्टरबेंस है ना, इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस है, कभी लाइट चली जा रही है, तो कभी नॉइस हो जा रहा है, तो इतने ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, मैं इतना परेशान, और साइलेंट, क्या बताएं आप, कई बार ये यही दिक्कत हो जाती है, साइलेंट करना भूल जाते हैं। तो अब यूज टू हो जाएंगे धीरे धीरे। खैर, तो हम ये बात कर रहे थे कि जैसे हम बहुत सारे नंबर को याद नहीं रख सकते हैं, और नंबर को हमने सिंपल करने के लिए उन्हें नाम दे दिया, ऐसे ही वेबसाइट भी एक प्रकार का नंबर होता है, लेकिन हम उन्हें आसान करने के लिए इन्हें एक नाम दे देते हैं, ताकि नाम जो है उसे याद रखना आसान हो। और ये जो तरीका है ना दोस्तों, ये कहलाता है डोमेन नेम सिस्टम। अब देखिए, डोमेन नेम सिस्टम एक प्रकार का क्या है, फोन बुक है। एक प्रकार का क्या है, फोन बुक है ये डोमेन नेम सिस्टम। किस तरह काम करता है, बिल्कुल आपके फोन के फोन बुक की तरह काम करता है। देखो, मैं यहाँ पर ना एक चीज लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। जब भी आप किसी ब्राउजर में किसी वेबसाइट को खोलते होगे, तो आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देता होगा। ठीक है, हम अपना प्लेनेट खोल रहे हैं भाई, क्यों दूसरा खोलें, अपना प्लेनेट खोलेंगे ना। ठीक है, तो हमने खोला https www.apnaplanet.com।
ठीक है। और फिर डॉट कॉम के बाद आपने खोला इसके अंदर कंप्लीट साइंस का कोर्स, और कंप्लीट साइंस के अंदर आप गए किसमें, कंप्यूटर के फोल्डर में। ठीक है दोस्तों, और कंप्यूटर के फोल्डर के अंदर आप चले गए कहां, लेक्चर नंबर 11 में। ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ये जो तरीका है, ये पूरा का पूरा जो तरीका है ना दोस्तों, इसे हम आज की लैंग्वेज में कहते हैं लिंक, और इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं URL। ठीक है, अभी हम इस पे बात करेंगे। उस पे बात करने से पहले समझते हैं कि ये सब चीजें क्या है। देखिए दोस्तों, इस पर बात करने से पहले थोड़ी सी हम चर्चा ये कर लेते हैं कि ये सब चीजें कहां से आ गई और क्या है। ये जो HTTPS है ना, ये है प्रोटोकॉल। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इंटरनेट चलता है प्रोटोकॉल से, तो ये क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, अपना प्लेनेट एक नाम है और इसे हम कहते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम मोबाइल नंबर को रजिस्टर करके रख लेते हैं अपने फोन में, बिल्कुल ऐसे ही हमने वेबसाइट को रजिस्टर कर कर एक नाम दे दिया, डोमेन नेम। ठीक है, अब सुनना, डोमेन नेम के ऊपर ये जो www लिखा रहता है, ये कहलाता है सब डोमेन। ये क्या कहलाता है, सब डोमेन कहलाता है, सब डोमेन। और इसके बाद ये जो डॉट कॉम लिखा रहता है, जरूरी नहीं है डॉट कॉम लिखा हो, डॉट नेट हो सकता है, डॉट इन हो सकता है, डॉट मिल हो सकता है, डॉट एडू हो सकता है, हम उस पर अभी बात करेंगे। लेकिन यहां पर जो भी बाद में लगा रहता है उसे कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। उसे क्या कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। तो देखिए, ये हो गया प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल हो गया, www सब डोमेन हो गया, ये जो अपना प्लेनेट है ये डोमेन हो गया, ये जो डॉट कॉम है ये टॉप लेवल डोमेन हो गया, और इसके बाद की ये जो चीज है ना दोस्तों, ये कहलाती है पाथ। ये कहीं पहुंचने का रास्ता है, ये पाथ है दोस्तों, यहीं से हम आगे पहुंचेंगे। और ये जो लास्ट में हमने लेक्चर लगाया है, ये कहलाएगी स्ट्रिंग। जहां हम पहुंचना चाह रहे थे वो क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग। तो हम इसको कह देते हैं पाथ टू स्ट्रिंग। और ये सब मिलाकर दोस्तों कहलाता है URL। वो हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल डोमेन नेम पे हम चर्चा कर रहे थे कि जितनी भी वेबसाइट होती है, हर वेबसाइट का जो है वो एक डिजिट होता है, और हम उन डिजिट को याद नहीं रख सकते। हालांकि उन डिजिट को IP एड्रेस कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम मोबाइल नंबर कहते हैं और हम उसे नाम से सेव कर लेते हैं, ऐसी वेबसाइट के पीछे जो नंबर होता है वो IP एड्रेस कहलाता है। उसी IP एड्रेस से सर्वर ये तय करता है कि डेटा कहाँ पहुंचाना है। वो हर वेबसाइट का अपना एक क्या है, स्थायी पता है। वहां पर पहुंचने से पहले दोस्तों देखिए, डोमेन नेम में टॉप लेवल डोमेन जो है, टॉप लेवल डोमेन कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। जैसे डॉट कॉम हो सकता है, डॉट नेट हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो डोमेन नेम होते हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कुछ वेबसाइट में आपको डॉट कॉम देखने को मिलेगा, कुछ में आपको डॉट ORG देखने को मिलेगा। चलिए मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए, जो सब लेवल डोमेन होता है ना, सब लेवल डोमेन में हम आम तौर पर www का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने ग्लोबली एक रूल बना लिया है कि हम इंटरनेट को किससे चलाएंगे, www नाम के सब डोमेन से चलाने वाले हैं। ये हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, दूसरा हमने देखा है डोमेन नेम। दोस्तों, डोमेन नेम वो डोमेन नेम है जो हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। भाई, हमें हमारी वेबसाइट का जो भी नाम रखना है वो हमारी मर्जी है ना, तो हम उसे अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, और ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हम अपनी इच्छा से, ये हमारी चॉइस है कि हमें क्या नाम रखना है। जैसे हमने अपना जो वेबसाइट है उसका नाम क्या रख लिया है, अपना प्लेनेट। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही यूट्यूब हो सकता है, यूट्यूब भी एक वेबसाइट है, यूट्यूब हो सकता है भाई। ठीक है, ऐसे ही क्या हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, फेसबुक भी क्या है, एक प्रकार का डोमेन नेम है। तो ये अपनी मर्जी से हम रख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो होता है दोस्तों, इसके बाद वो कहलाता है आपका क्या, टॉप लेवल डोमेन। और ये जो टॉप लेवल डोमेन होता है ना, ये टॉप लेवल डोमेन भी हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, ये भी हमारी चॉइस है, वॉलेंट्री है ये सब। लेकिन दोस्तों, जैसे हमारे नाम के पीछे सरनेम होता है, और उस सरनेम का कोई ऐसा खास महत्व नहीं है, उससे कुछ नहीं होता, पर उससे कहीं ना कहीं हमारी पहचान छुपी होती है।
हमारी एक परंपरागत पहचान है कि हम कहाँ से आते हैं। कुछ लोगों का सरनेम उनके क्षेत्र से है, जहां से वो लोग आए। कुछ लोगों का सरनेम जो है वो उनके कर्म से है। कुछ लोगों का सरनेम जो है वो ये मान लीजिए कि उनकी पुरानी गौरव गाथाओं से है। तो ये जो सरनेम होता है बिल्कुल ऐसे टॉप लेवल डोमेन वेबसाइट का सरनेम है। इससे ये पता चलता है कि वेबसाइट किस प्रकार की है। जैसे 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 अगर डॉट कॉम लिखा है दोस्तों, अगर क्या लिखा है, डॉट कॉम लिखा है, तो डॉट कॉम का मतलब हो गया कि ये कॉमर्शियल वेबसाइट है ना, ये बिजनेस वेबसाइट कॉमर्स करती है। अगर मिल लिखा है, डॉट मिल, तो डॉट मिल का मतलब है कि ये मिलिट्री की वेबसाइट है। ठीक है। ऐसे ही अगर लिखा है डॉट जीओवी, इसका मतलब है कि यह एक प्रकार की सरकारी वेबसाइट है। अगर लिखा है ईडीयू, ईडीयू लिखा है, इसका मतलब है कि यह एक शैक्षणिक, मतलब कि शिक्षा से संबंधित एजुकेशनल वेबसाइट। ठीक है। और भी हो सकती है, जैसे डॉट बिज हो गया, डॉट बिज लिखा है मतलब यह है व्यापार से संबंधित वेबसाइट है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा डॉट इन हो गया, मतलब यह है इंडिया की वेबसाइट है। अगर डॉट यूके हो गया, इसका मतलब ये ब्रिटेन की है। हर देश के नाम के पीछे ये चीजें लगाई जा सकती है। बात समझ पा रहे हैं। डॉट नेट हो गया, डॉट नेट हो गया मतलब ये वेबसाइट कैसी है, नेटवर्किंग की वेबसाइट। देखिए दोस्तों, ये हमारी मर्जी है, जैसे मैं अपना प्लेनेट के पीछे कुछ भी लगा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ भाई, मैं जिस प्रकार का टॉप लेवल डोमेन लगाऊंगा उसी आधार पर तय होगा कि मेरी जो वेबसाइट है लोग उसे देखकर क्या अंदाजा लगाएंगे। जैसे सरनेम से हम अंदाजा लगा लेते हैं ना कि कौन सा व्यक्ति ब्राह्मण है, कौन सा व्यक्ति क्षत्रिय है, कौन सा व्यक्ति वैश्य है, कौन सा व्यक्ति शूद्र है। देखिए, मैं वर्ण व्यवस्था का समर्थक नहीं हूं भाई। वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं होती, कर्म व्यवस्था होती है। अगर कोई व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ और उसका काम बुरा है तो वो शूद्र है, और एक व्यक्ति अगर बहुत अच्छा काम करता है तो वो ब्राह्मण है। लेकिन हम एक सरसरी तौर पर, सामाजिक तौर पर बात कर रहे हैं दोस्तों। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और हम इस एट्रोसिटी के खिलाफ हैं। किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कलर, जेंडर, प्लेस, लैंग्वेज, किसी भी आधार पर होता हो, हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। बट यहाँ पर एक चर्चा निकली तो मैंने आपको उसका रेफरेंस दिया कि वेबसाइट को हम देखकर कैसे अंदाजा लगाएं कि वो वेबसाइट किस प्रोफेशन से, ये हम टॉप लेवल डोमेन के नाम पर लगा सकते हैं, है ना। इसलिए दोस्तों, टॉप लेवल डोमेन भले ही हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, लेकिन हम इसे कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम इसे रखें। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि टॉप लेवल डोमेन क्या होता है। तो सब लेवल डोमेन, डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन, ये तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब कुछ बातें समझ लीजिएगा दोस्तों। डोमेन नेम में मैक्सिमम 64 कैरेक्टर ही हो सकते हैं। कितने कैरेक्टर हो सकते हैं दोस्तों? इसमें 64 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर हम नहीं रख सकते हैं डोमेन नेम में। बहुत होता है 64 भाई। दूसरा, इसमें हम केवल एक ही स्पेशल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है हाइफेन। ये जो लेटर होता है ना, हम केवल इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप वहां पर कॉमा, या फिर आप वहां पर कोलन, या फिर इन्वर्टेड कॉमा, और भी जो भी स्पेशल सिंबल है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तीसरा दोस्तों, ये जो डोमेन नेम होता है ना, ये डोमेन नेम सेंसिटिव केस नहीं होता है। सेंसिटिव केस नहीं होता है का इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, अगर आपने डोमेन नेम को मान लीजिए डोमेन नेम कुछ ऐसा है, अपना प्लेनेट। अब ये सब कुछ लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, और आप गूगल में गए और आपने गूगल में इसे स्मॉल लेटर में सर्च कर दिया इस तरीके से, है ना, इस तरीके से सर्च कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंटरनेट इसे ढूंढ नहीं पाएगा। आप चाहे इसे कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉल में लिखें, ये हर किसी मामले में जो है सर्च इंजन के द्वारा सर्च कर लिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे मामले को हम नॉन सेंसिटिव केस कहते हैं, और डोमेन नेम एक नॉन सेंसिटिव केस है दोस्तों। ठीक है। जबकि हमारे जो पासवर्ड होते हैं, हमारी जो मेल आईडी होती है, ये क्या होती है, सेंसिटिव केस होती है। उसमें जैसा लिखा है हमें वैसा ही लिखना पड़ता है, क्योंकि वो एक निजी मामला है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस डोमेन नेम सिस्टम को समझ गए होंगे। अब हमने बात की थी कि हम यूआरएल पर भी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। ये जो हमने पूरी की पूरी चीजें लिखी थी यहां पर, ये जो मैंने आपको यहां लिखकर बताया था, ये पूरी की पूरी वेबसाइट, ये जो है ये यूआरएल कहलाती है दोस्तों। यूआरएल मतलब यूआरएल का मतलब क्या है भाई? यूनिवर्सल, बताएं।
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना। तो ये जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इसका नाम कैसे पड़ा, इस पे बात करते हैं दोस्तों। लोकेटर का मतलब होता है भाई स्थिति बताना, रिसोर्स मतलब जो हम ढूंढना चाह रहे थे, और यूनिफॉर्म मतलब जो सब जगह काम करता हो। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म है। और ये जो यूआरएल है दोस्तों, ये इंटरनेट को मदद करती है ये पता लगाने में कि आपकी वेबसाइट कहां पर है। भाई देखो, आज अगर आपको इंटरनेट यूज करना है, अगर आपको इंटरनेट यूज करना है दोस्तों, तो इंटरनेट यूज करने के लिए आप किसी ब्राउजर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है भाई, किसी ब्राउजर का तो इस्तेमाल करोगे ही करोगे ना। और ब्राउजर के अंदर जाकर आप एक सर्च इंजन खोलोगे, एक सर्च इंजन खोलोगे आप। जैसे आपने इंटरनेट ओपन किया तो आपने क्या खोला, ब्राउजर में क्रोम खोल लिया आपने। और क्रोम खोला तो क्रोम के अंदर आपने क्या खोल लिया, फिर जाके गूगल खोल लिया। गूगल एक सर्च इंजन। अब जब आप गूगल में सर्च करोगे किसी वेबसाइट को, तो ये यूआरएल जो है वो ये बताएगा कि वो वेबसाइट कहां पर है, और वो सीधे आपको जगह पर ले जाकर छोड़ देगा। जैसे दोस्तों, अगर हम अपना प्लेनेट की एक लिंक आपको दे दें, तो आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधे अपना प्लेनेट के यूट्यूब चैनल में चले जाएंगे। फिर वहां पर कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, और जिस लेक्चर की मैंने लिंक दिया हूं उस लेक्चर में आप चले जाएंगे। इनफैक्ट उस लेक्चर के अंदर मैं जितने मिनट के वीडियो को आपको ले जाकर छोड़ना चाहता हूं, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। मतलब इंटरनेट पर स्थित किसी भी वस्तु का छोटे से छोटा पता जिस तरीके से भेजा जाता है, वो यूआरएल कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये यूआरएल अकेला काम नहीं करता है, ये काम करता है यूआरआई के अंतर्गत। इसकी जो बड़ी बहन है ना, वो यूआरआई कहलाती है, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। मतलब यूआरएल केवल ये बताता है कि इंटरनेट में कोई भी वस्तु कहां पर स्थित है, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचना है ये यूआरएल नहीं बताता है। कैसे पहुंचने का जो तरीका है, मतलब जो रास्ता है, जो सर्वर है, वो बताता है यूआरआई। नाम ही है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, तो याद रखिएगा, यूआरएल हमेशा अकेले काम नहीं करता है, ये यूआरआई के साथ काम करता है। चले आगे की अब हम बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए HTTPS: फिर www.example.com, फिर पथ टू पेज क्वेरी स्ट्रिंग, और फिर एंकर। ये तमाम चीजें जो है ये आपकी कहलाएगी यूआरएल। दोस्तों ये यूआरएल, अब इसमें सब है, इसमें ये प्रोटोकॉल लगा हुआ है, इसमें ये सब लेवल डोमेन और टॉप लेवल डोमेन लगे हुए हैं, इसमें पाथ टू पेज लगा हुआ है, क्वेरी स्ट्रिंग एंकर लगा हुआ है। और अभी आपको मैंने बताया कि यूआरएल जो है ये पहुंचाने का काम करता है। तो याद रखना कि यूआरएल के अंदर हमेशा यूआरआई होता है, और बिना यूआरआई के यूआरएल विकसित नहीं हो सकता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब सीधे हमारा जो इंटरनेट का टॉपिक है वो ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो इंटरनेट नाम की जो भाई चिड़िया हमने पाल रखी है, ये हम तक पहुंची कैसे, ये इंटरनेट हम तक इतने विकसित स्वरूप से कैसे मिला है, इस पर हम बात करते हैं ना। चलिए एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा चेक कर लूं सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, देन हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई आगे की अब हम बात करते हैं, और अब हमारा टॉपिक जो है वो है कंप्यूटर के विकास का। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का जो विकास हुआ है ना, वो हुआ है इंफॉर्मेशन थ्योरी से। पहली बार जब हमने समझा कि इंफॉर्मेशन कितनी जरूरी है, तब जाकर हमने सोचा कि हमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पर काम करना चाहिए। और इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1940 से। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1940 के आसपास से होती है दोस्तों। 1940 में एक ये मान लीजिए आप, एक फिलोसफर कम एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था क्लाउड सेनन। और इन क्लाउड सेनन ने, ये जो क्लाउड सेनन है ना, इन्होंने सूचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये सूचना का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया कब, 1940 में। अभी मैं आपको बढ़िया टाइल में अलग से हम लिखकर भी याद कर लेंगे, अभी केवल पढ़िए आप। 1940 में सूचना का सिद्धांत आया, वहां से ये चीजें आगे बढ़ी। और उसी साल जेसी लिकलाइडर ने दोस्तों गैलेक्सी नेटवर्क की अवधारणा प्रस्तुत की थी। आपको याद आ रहा होगा, जेसी लिकलाइडर को ही अमेरिका फादर ऑफ इंटरनेट मानता है, क्योंकि इन्होंने ही आर्पानेट को बनाने में बहुत बड़ा योगदान निभाया था। यही जेसी लिकलाइडर है जिन्होंने बताया था कि दुनिया में एक नेटवर्क होना चाहिए, और उस नेटवर्क का नाम क्या रखा इन्होंने, गैलेक्सी नेटवर्क। तो 1940 में दो चीजें आ गई। उसके बाद दोस्तों 1965 में पैकेट स्विचिंग का आविष्कार हुआ। पैकेट स्विचिंग बैरन और डेविस नाम के लोगों ने दी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आर्पानेट बना,
उसके बाद इंटरनेट शब्द का प्रयोग शुरू हुआ और फिर उसके बाद टीसीपी और आईपी जैसी चीजें आई। चलिए मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ और वो भी लिखकर समझाता हूँ, तब आपको जो है बेहतर तरीके से मजा आने वाला है दोस्तों। चलिए एक स्लाइड बनाते हैं हम और यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। हमारा टॉपिक है इंटरनेट का डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट, कैसे इंटरनेट आया इस पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और डेवलप ऑफ इंटरनेट में हम ये देखने वाले हैं कि कब कौन सी चीज आई। सुनिए सुनिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1940 की। और दोस्तों 1940 में हमें दो चीजें देखने को मिलती है। हमें दो चीजें देखने को मिलती है 1940 में। पहला तो दोस्तों ये हुआ था कि सबसे पहले यहां पर सूचना का सिद्धांत दिया गया। सबसे पहले क्या आया? सूचना का सिद्धांत आया। और ये सूचना का सिद्धांत मतलब इंफॉर्मेशन थ्योरी जो हमें दी है, ये किसने दी है? क्लाउड शैनन ने दी। किसने दी है? क्लाउड शैनन नाम के व्यक्ति ने दी सूचना का सिद्धांत। इसी साल दोस्तों, इसी साल गैलेक्सी नेटवर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो आया। किसका कॉन्सेप्ट आया? गैलेक्सी नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया। गैलेक्सी नेटवर्क बना नहीं, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट आया। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये दिया है अमेरिका के जेसी लेक लाइडर ने। इन्हें ही अमेरिका वाले फादर ऑफ इंटरनेट मानते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान निभाया था ARPANET को बनाने में। तो 1940 से शुरू होता है ये इंटरनेट का विकास, ठीक है। देखिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत नॉइस आज की क्लास में आ रही हो, क्योंकि जहां पर मेरा स्टूडियो है उसके जस्ट साइड में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का काम चल रहा है दोस्तों। 6 साल हो गए वो बिल्डिंग बन के पूरी नहीं हुई है, और अब वो उसके बनने से पहले दूसरी बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है। और ये रात दिन भाई काम ही काम कर रहे हैं। पता नहीं इनका घर कब बन के तैयार होगा, और समस्याएं हमें झेलनी पड़ रही है ना। और जितनी पॉसिबल चीजें हो सकती थी ना, मैंने वो की है। मतलब ये समझ जाओ आप, मतलब इको बनाने के बावजूद भी, नॉइस कैंसलेशन करने के बावजूद भी, है ना, स्टूडियो में थोड़ी बहुत नॉइस आपको देखने को मिल सकती है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर बार की बात नहीं है, केवल इस क्लास में ऐसा होगा, ठीक है। तो जेसी लिकलाइडर ने ये किया था। अब उसके आगे की अब हम बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, है ना। जैसे अगर हम आगे की बात करें कि भाई 1940 में तो ये सब हो गया। उसके बाद दोस्तों 1965, अगला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ईयर है वो है 1965। दोस्तों 1965 में एक टेक्नोलॉजी बनी ना, जिसके कारण हम आज इंटरनेट का बेहतर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इसे कहा जाता है पैकेट स्विचिंग। इसे हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं। और ये पैकेट स्विचिंग बनाई किसने? ये बनाई दो लोगों ने। पहले का नाम है बैरन और दूसरे का नाम है डेविस। आप पूरा नाम मत पढ़िए, केवल आप बैरन और डेविस याद रखिए, इससे आपका काम चल जाएगा। तो 1965 में बैरन और डेविस ने क्या बना दी? पैकेट, 65 पैकेट, ऐसा याद कर लीजिए। और दोस्तों जब ये दोनों चीज बन गई, तो 1969 में बना आपका क्या? ARPANET। क्या बना आपका? ARPANET बना। और ARPANET क्या है भाई? वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क है, दुनिया का पहला क्या है? ये नेटवर्क है दोस्तों, दुनिया का पहला नेटवर्क। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों इसका? इस ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? मैं पढ़ा चुका हूं इसे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये बनाया किसने है? ये बनाया है यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट ने, है ना। तो यूएसए के डिफेंस सिस्टम ने इसको बनाया है, और ये उनका पर्सनलाइज तरीके का अपना क्या था? नेटवर्क, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम। इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 40 में दो चीजें हुई, 65 में एक चीज हुई, 69 में एक चीज हुई। ये यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे की बात करते हैं। चलिए स्लाइड बनाना पड़ेगा ना भाई। चलो आगे की बात देखते हैं। अब इसके बाद 69 के बाद आते हैं दोस्तों 74 में। 74, और इस 74 में दोस्तों दो चीजें हुई। सबसे पहले टीसीपी और आईपी बना। दोस्तों ये टीसीपी और आईपी क्या है? एक प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल को किसने बनाया? प्रोटोकॉल को बनाया, वैसे तो बहुत लोगों ने मिलकर बनाया था, बट आमतौर पर टिम बर्नर्स ली जो है, टिम बर्नर्स ली इसको बनाने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। और इसी वजह से
जो ब्रिटेन है वो ये कहता है कि टिम बर्नर्स-ली कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट। चलें आगे की बात करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद 19 सीधे 89 में 15 साल बाद, याद रखिएगा 74 के बाद सीधे 15 साल बाद क्या हुआ दोस्तों, 15 साल बाद ये जो आरपा नेट पढ़ रहे हो ना आप, इस आरपा नेट को फ्री करने की कोशिश की गई। इस आरपा नेट को फ्री करने की कोशिश की गई और आरपा नेट का नाम बदलकर दोस्तों इंटरनेट कर दिया गया। याद रखिएगा, है ना, कि 1989 में आरपा नेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंटरनेट। ठीक है, अमेरिका के द्वारा, ताकि इसे क्या किया जा सके, ताकि इसे पब्लिक किया जा सके, ताकि जनता इसका इस्तेमाल कर सके। कहां की जनता, अमेरिका की जनता इसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए 1989 में आरपा नेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंटरनेट कर दिया गया। ठीक है, चलिए अभी तक हम देख चुके हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी, पीडीएफ के अंदर मिलेगी। ठीक है, ये देखिए ये सारी की सारी चीजें हैं, है ना। मेरे ख्याल से कुछ तो गड़बड़ कर दिया अपन ने, कि सब सही चल रहा है। भाई एक गड़बड़ी हुई है, इसको सुधार लेते हैं तुरंत की तुरंत। दोस्तों ये 89 नहीं है, ये सारी घटना अभी 74 ही चल रही। ठीक है, अलग कलर से लिख रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि हमसे गलती हुई थी और हम दोबारा गलती ना करें। तो दोस्तों 74 में दो चीजें हुई है, टीसीपी और आईपी बना, और इसी दौरान आरपानेट को इंटरनेट शब्द के तौर पर प्रयोग में लाया गया दोस्तों, है ना। यहां तक हम चीजें देख चुके हैं और ये हमारी इस वाली स्लाइड, दो स्लाइडों का निचोड़ है ना। पहली स्लाइड ये है जो आप पीपीटी में देखना, और उसी पेज में आपको ये वाली स्लाइड भी मिल जाएगी जहां हम कहां तक देख चुके हैं, 74 तक देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं 89, 91, 93 और 94 की। दोस्तों देखो 89 में टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यू बनाया, 91 में फिर उन्होंने वेबसाइट बना दी, 93 में उन्होंने इसको पब्लिक कर दिया, और 94 में उन्होंने एक W3C बना दी। चलो इस पर बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों 74 के बाद अगर हम बात करें तो 74 के बाद हम सीधे आ जाते हैं 1989 में। और दोस्तों 1989 वो समय था जहां पर क्या बनाया गया, www की स्थापना की गई, है ना। और ये www किसने बनाया है, ये बनाया है टिम बर्नर्स-ली ने, टिम बर्नर्स-ली। और दोस्तों ये वही सब लेवल डोमेन है, वही प्रोटोकॉल है जिससे आज हम इंटरनेट का इजी एक्सेस कर पाते हैं। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद 1989 तो हो गया। अब उसके बाद 1991 में पहली बार कोई वेबसाइट बनाई गई, पहली वेबसाइट बनाई गई, और पहली वेबसाइट बनाई गई है सर्न की। और ये आपका होमवर्क है कि सर्न का फुल फॉर्म क्या है। वैसे ये भी किसने बनाई थी, ये बनाई थी टिम बर्नर्स-ली ने। जिन्होंने www बनाया, उन्हीं टिम बर्नर्स-ली ने क्या बनाया है, उन्होंने ही सर्न की क्या बनाई है, वेबसाइट बनाई। ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं दोस्तों। फिर आते हैं 1993 में, और दोस्तों 1993 में इस वेबसाइट को, इस www को, इस पूरी वेबसाइट्स को, तमाम इंटरनेट को फ्री कर दिया गया। मतलब आज जो हम इंटरनेट इस्तेमाल कर पा रहे हैं वो 1993 के बाद कर पा रहे हैं। और इस फ्री संस्था को मैनेज करने के लिए दोस्तों 1994 में एक संस्था बनी जो कहलाई W3C। क्या कहलाई, W3C कहलाई, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और ये वो संस्था है जो इंटरनेट का स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स करती है। और दोस्तों नॉइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा पॉज में कर लेता हूँ। क्या बताएं, पिछली दो क्लास में इतना ज्यादा डिस्टरबेंस है ना, बस अब भगवान से प्रे है भाई। एक्चुअली टाइम भी हम थोड़ा सा बदल चुके हैं ना, अब रात में रिकॉर्ड करेंगे क्लासेस और जल्दी चीजें मैनेज कर लेंगे। मैं इसे पॉज कर देता हूँ, आपको नॉइस नहीं सुनाई देगा। जैसी नॉइस कम होता है मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको इसका बिल्कुल भी फर्क महसूस नहीं होगा क्योंकि वीडियो पॉज रहेगा।
चलिए दोस्तों, आगे की बात करते हैं। अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी हमें और भी बहुत सारी चीजें देखनी है। एक स्लाइड में हम इसे खत्म करेंगे। चलिए फिर पूरा एक रिवीजन करते हैं। दोस्तों 1994 के बाद 1995 में बहुत बड़ी चीजें बनी। पहली बात तो ई कॉमर्स जो है वो शुरू हुआ। ई कॉमर्स मतलब आज जो आप चीजें इस्तेमाल कर पा रहे हैं, अमेजॉन, ये उस समय बना था दोस्तों। तो अमेजॉन जो है ये 1995 में बना। इसके अलावा एक और कंपनी बनी थी दोस्तों, ईबे। ये अमेरिका में काम करती है, इंडिया में काम नहीं करती है, तो ये बनी। और अमेजॉन तो है अमेरिका की कंपनी, लेकिन अब ग्लोबल तरीके से काम करती है, तो ये बनी। इसके अलावा दोस्तों 1997 में इंडिया के अंदर, इंडिया में इंटरनेट के अंदर एक बहुत बड़ी चीज आई, और इंडिया में VSNL बना। क्या बना? VSNL। आपका होमवर्क है, आप VSNL का फुल फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहानी अब तेजी से बढ़ेगी। 2004 फेसबुक बना, FB। उसके बाद 2008 में बना आपका क्या? व्हाट्सएप। ये सब इंटरनेट में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और दोस्तों द माइलस्टोन 2020 में आया क्या? स्टार लिंक। और दोस्तों ये जो स्टार लिंक है, ये एक प्रकार की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। ये सैटेलाइट इंटरनेट है दोस्तों, इसके लिए टावर की जरूरत नहीं है, टावर लगाने की जरूरत नहीं है, ये सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट देगा। इतनी चीजें अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें इंटरनेट की विकास यात्रा से आने वाले क्वेश्चन जो है वो बनने लगेंगे। एक बार रिवीजन करते हैं और चीजों को आसान करते हैं। चलिए जो लिखा है वहीं से पढ़ते हैं। 1940 में क्या हुआ दोस्तों? 1940 में दो चीजें हुई। पहला तो क्लाउड सेनन ने सूचना का सिद्धांत लेकर आए, और जेसी लिकलाइडर ने गैलेक्सी नेटवर्क की अवधारणा प्रस्तुत की। 65 अगला सन है 65, और इसमें क्या हुआ? पैकेट स्विचिंग बनी। किसने? वॉरेन और डेविस ने बनाई। 1969 में ARPANET आया, और ARPANET दुनिया का पहला नेटवर्क था जिसे अमेरिका का डिफेंस विभाग लेकर आया था। चलिए फिर 1974 में TCP और IP बना दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ये हम देख चुके हैं, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। फिर इसी साल 74 में ARPANET का नाम बदलकर इंटरनेट कर दिया गया, और इसे अमेरिका की जनता के लिए फ्री कर दिया गया। उसके बाद उसके 15 साल बाद 1989 में WWW बना, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। फिर उसके बाद 1991 में सर्न की वेबसाइट बना दी टिम बर्नर्स-ली ने, जो कि फर्स्ट वेबसाइट है दुनिया की। फिर 1993 में इस WWW को हम सब के लिए वर्ल्ड वाइड फ्री कर दिया गया, पूरी दुनिया के लिए फ्री कर दिया गया दोस्तों, है ना। और 1994 में इसको कंट्रोल करने के लिए W3C नाम की संस्था आई, जो कि सबसे प्रमुख संस्था है इंटरनेट को मैनेज करने वाली। फिर 1995 में ई कॉमर्स शुरू हो गया, और ई कॉमर्स के साथ साथ ब्राउजर बनाना शुरू कर दिया कंपनियों ने। ब्राउजर्स जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर दोस्तों। ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल भी 1995 से शुरू हुआ था। और 97 में VSNL आ गया, 2004 में फेसबुक, 2008 में व्हाट्सएप, 2020 में क्या आ गया? स्टार लिंक आ गया। तो दोस्तों ये हमारा एवोल्यूशन था, इंटरनेट का विकास था। ये सारी बातें PPT में लिखी हुई है, एक बार आप पढ़ोगे और आपको सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम टॉपिक डिस्कस करते हैं और फिर इस क्लास को खत्म करते हैं। और फिर इंटरनेट की तीसरी क्लास में हम इंटरनेट की बाकी चीजें देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, फोकस हिल जाएगा। बेहतर है हम लिमिटेड टाइम में पढ़ें, एक और क्लास लगा लेंगे, ठीक है। अभी तो लास्ट टॉपिक पढ़िए। देखिए दोस्तों, बार बार एक सवाल आता है कि WWW और इंटरनेट क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग है? ध्यान रखिएगा, WWW इंटरनेट को चलाने का एक तरीका है, जबकि इंटरनेट एक व्यवस्था है। इसे ऐसे समझिए कि गाड़ी जो है वो चलती इंजन से है, लेकिन ऑपरेट किससे होती है? स्टीयरिंग या हैंडल से। ये WWW उस गाड़ी का, इंटरनेट नाम की गाड़ी का वो हैंडल है जिससे आप पूरे इंटरनेट को ऑपरेट करते हो, लेकिन चलती किससे है? चलती है इंटरनेट से। और इंटरनेट क्या है? नेटवर्क है। तो ये जो WWW जो है ना, ये इंटरनेट नहीं है, ये इंटरनेट का एक हिस्सा है जो एक लिंक के जरिए काम करता है। इसका काम वेबसाइट को दिखाना और इंटरनेट को सर्वर से जोड़ना है। कैसे जोड़ता है ये WWW इंटरनेट को सर्वर से? IP एड्रेस के द्वारा। और दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि IP एड्रेस इंटरनेट पे मौजूद किसी भी कंटेंट का, किसी भी डेटा का पता होता है, ठीक है। इसे इंटरनेट एड्रेस कहते हैं। और इसके फिलहाल दो वर्जन चल रहे हैं दोस्तों। IP एड्रेस का जो वर्जन अभी चल रहा है वो कहलाता है IP वर्जन 4। और IP वर्जन 4, देखिए वर्जन क्या होते हैं। देखिए भाई,
जब शुरुआत में चीज़ें कम रहती है तो हम कम डिजिट से काम चला सकते हैं, किसी को भी कोई भी नंबर दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 बच्चे हैं तो मैंने उनको 1 से 9 बच्चे हैं तो 1 से 9 तक का नंबर दे दिया। अब जैसे ही 10वां नंबर आया तो अब मुझे 2 डिजिट में नंबर देने पड़े, ये 99 तक चलती रहा। जब 100वां बच्चा आएगा तो मुझे उसका नंबर 3 डिजिट में देना पड़ेगा, ये 999 तक चलता रहेगा। जब ज़्यादा 1000वां बच्चा आ जाएगा तो मुझे 4 डिजिट का नंबर करना पड़ेगा। तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बढ़ाता चला जाऊंगा और यही तो मेरे वर्जन है। आईपी एड्रेस भी ऐसे कर 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 कहाँ पहुंच गया था, वर्जन 4 पर पहुंच गया था। और ये वर्जन 4 दोस्तों 32 बिट संख्याओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? 32 बिट की संख्याओं से मिलकर बना है और इन्हें 4 8-8 बिट में विभाजित किया गया। ये सब बातें कैसे समझ में आएगी, इसको देखो, या मैं जो लिख रहा हूं अभी आप इसको देखो। मैं एक नंबर आपके सामने लिख देता हूं 192.167.101.321। ये मैंने आपको लिख दिया। ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा है आईपी वर्जन 4। और इस आईपी वर्जन 4 को देखो, इसमें 4 ब्लॉक बने हैं, 1 2 3 और 4। और हर ब्लॉक की मेमोरी जो है वो 8 बिट है दोस्तों। कितनी है? 8 बिट है। और ऐसी 8 बिट के 4 ब्लॉक मिलाकर कितनी मेमोरी बना रहे हैं? 32 बिट की मेमोरी बना रहे हैं। तो जो आईपी एड्रेस होता था वो 32 बिट की मेमोरी पर चलता था। देखो इंटरनेट पे आप कुछ भी लिखो उसकी कुछ तो मेमोरी होगी। यहाँ पर मेमोरी की लिमिट कितनी है? 32 बिट, है ना। और ये 32 बिट का एड्रेस हुआ करता था। और ध्यान रखना, इसमें 4 ब्लॉक हुआ करते थे। ब्लॉक्स के बीच में क्या लगा रहता था? डॉट्स लगे रहते थे। और इस तरीके से एक एड्रेस इंटरनेट पर दे दिया जाता था। लेकिन दोस्तों एक समय आया कि इस पर नए नंबर बनाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि तेजी से डिवाइसेस बन रही है। तो अब इसको हमने अपडेट कर दिया, हमने मतलब इंटरनेट की संस्थाओं ने इसे अपडेट कर दिया और एक नया सिस्टम लेकर आ गए जो कहलाता है आईपी वर्जन 6। और आईपी वर्जन 6 जो है वो वर्तमान समय में चलने वाला आईपी एड्रेस है। वर्तमान में यही आईपी एड्रेस चल रहा है, वर्जन 6 बोलते हैं हम इसे। और इसमें हमने इसकी मेमोरी बढ़ा दी ताकि नंबर बढ़ाया जा सके। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जब 999 बच्चे मेरे पास थे तो मैं उनको 3 डिजिट में नंबर देता था। अब जैसे ही 1000 बच्चों से ज्यादा बच्चे हो गए तो मुझे डिजिट बढ़ाकर 4 करने पड़े। ऐसी जब डिवाइस ज्यादा होगी तो 4 डिजिट करना पड़ा, और डिजिट बढ़ गई तो मेमोरी भी बढ़ाना पड़ा। तो अब वर्जन 6 128 बिट की मेमोरी पर काम करता है। कितना? 128 बिट। और इसमें 8 ब्लॉक होते हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। 8 ब्लॉक हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम इस तरीके के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। आगे की बात करते हैं, सिंपल बात करते हैं दोस्तों। इन दोनों में मेजरली डिफरेंस क्या है हम ये निकाल लेते हैं। आईपी वर्जन 4 ये लिखा हुआ है हमारे सामने, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है आईपी वर्जन 6। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों देखिए दोस्तों, दोनों ही प्रोटोकॉल है, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है ये 32 बिट मेमोरी पर बना हुआ है। इसकी मेमोरी क्षमता कितनी है? 32 बिट। उससे ज्यादा का एड्रेस इसको नहीं दिया जा सकता। जबकि ये जो है ये 128 बिट मेमोरी पर काम करता है। मतलब इसमें ज्यादा नंबर की जो डिवाइसेस हैं उन्हें जोड़ा जा सकता है ना। दूसरा, इसकी क्षमता कम है क्योंकि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा डिवाइस को नंबर नहीं दे सकते। और इसकी कैस क्या है? क्षमता ज्यादा है। इसकी क्या है? क्षमता ज्यादा है दोस्तों। पूछे जा सकते हैं ये सब क्वेश्चन, इनफैक्ट पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, 4 खंड होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें अभी हमने देखा कितने ब्लॉक होते हैं? 8 ब्लॉक, 8 खंड होते हैं। इसमें दोस्तों, इसमें डॉट लगाया जाता है। जबकि दोस्तों इसमें क्या लगाया जाता है? इसमें कोलन लगाया जाता है। अगर आप अच्छे से देखो तो ये देखो, इसमें कोलन लगाया गया। अगला, इसमें दोस्तों केवल न्यूमेरिक डेटा हो सकता है। न्यूमेरिक डेटा मतलब इसमें केवल अंक हो सकते हैं। जबकि ये जो है ये कैसा है? ये अल्फा न्यूमेरिक। ये कैसा है? अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक है का मतलब क्या होता है? यह अंकों के साथ साथ लेटर्स, शब्दों को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये थे दोनों के बीच के अंतर। एक बार इसे पढ़कर देख लीजिए और फिर हम इनके टाइप पर चलते हैं, और फिर हमारी इस क्लास को आज हम यहीं खत्म करेंगे और अगली क्लास में बाकी चीजें देखेंगे। चलिए,
चलिए, मेरे ख्याल से देख लिया होगा आपने, और बाकी एनोटेशन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप पॉज कर कर भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आईपी एड्रेस के टाइप पर बात करते हैं। आईपी एड्रेस दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के आईपी एड्रेस हो सकते हैं। पहले कहलाते हैं पब्लिक आईपी, नाम पहले देख लो। दूसरे कहलाते हैं प्राइवेट आईपी। तीसरे कहलाते हैं स्टैटिक आईपी। और चौथे कहलाते हैं डायनेमिक आईपी। आईपी मतलब आईपी एड्रेस। पहले शुरू के 2 देखते हैं, फिर बाद के 2 देखेंगे। सुनिए, पब्लिक आईपी का क्या मतलब होता है। देखिए दोस्तों, इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी कोई भी वेबसाइट जिसे हम आसानी से चला सकते हैं, जिसका एड्रेस आसानी से उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है, हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है। वो सरकारी वेबसाइट हो सकती है, वो एनजीओ की वेबसाइट हो सकती है, उसके एड्रेस को हम पब्लिक आईपी कहते हैं। ये एक प्रकार का सार्वजनिक एड्रेस होता है, ये फ्री है, सबके लिए ओपन है। दूसरा होता है दोस्तों प्राइवेट आईपी। मतलब जैसे मान लीजिए हमने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी के अंदर हमने एक नेटवर्क बनाया, और वो नेटवर्क केवल कंपनी के अंदर ही यूज किया जा सकता है कुछ लोगों के द्वारा, तो ये क्या कहलाएगा, एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क कहलाएगा। सिंपल हो गया। चलिए, 2 और बचे हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। दोस्तों, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, और डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। देखिए, ऐसा आईपी एड्रेस जो हमेशा एक जैसा रहता है। एक डिवाइस को जो आईपी एड्रेस मिला है, देखिए वैसे तो हर एक डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है ना। जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट से जुड़ती है तो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी उसे एक एड्रेस दे देती है, तो उस एड्रेस को ही आईपी एड्रेस कहा जाता है। और अगर ये एड्रेस हमेशा एक जैसा रहता है, कभी बदलता नहीं है, तो हम उसको स्थिर या स्टैटिक आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसे हम सब के मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट का जो आईपी एड्रेस है वो आमतौर पे हम बदलते नहीं है दोस्तों, और वो स्टैटिक आईपी कहलाता है। जबकि कुछ लोग इंटरनेट से जितने बार कनेक्ट होते हैं, हर बार एक नए आईपी एड्रेस के साथ कनेक्ट होते हैं। जब तक कनेक्ट है उन्हें एक अलग आईपी एड्रेस मिला है, फिर वो डिसकनेक्ट होकर अगली बार कनेक्ट होंगे इंटरनेट से तो अलग आईपी एड्रेस मिल जाएगा। और इसके लिए दोस्तों लोग वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी पहचान छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा आईपी एड्रेस जो हर बार इंटरनेट कनेक्शन में बदल जाता है, वो क्या कहलाता है, डायनेमिक आईपी एड्रेस जो है वो कहलाता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूं, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है, हम 50 मिनट को क्रॉस कर चुके हैं। और अगली क्लास हम एक और लेकर आएंगे, जो कि इंटरनेट की तीसरी क्लास रहेगी, और वहां पर हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपने आसपास के लोगों को थोड़ा बताते रहिए कि अपना प्लेनेट मौजूद है उनके अपने लिए। धन्यवाद।